हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रोदम सक्सेस क्लासेस। मैं मन शर्मा आपके लेकर आया हूं एक नया सब्जेक्ट जो आपका मैकेनिकल ब्रांच में थर्ड सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट रहने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स। बहुत पूरी थर्मल इंजीनियरिंग का बेस रहने वाला है, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि आगे जाके आपको जो एचएमटी पढ़ते हैं, आरएसी पढ़ते हैं, एचवीएसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैकेनिकल के स्टूडेंट्स अलग अलग सेमेस्टर्स में, उनका सबसे जो बेस बनता है, एटीडी पढ़ते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में फोर्थ में, उनका जो बेस बनता है वो इस थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट से ही बनने वाला होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक लॉ हैं वो पूरी की पूरी थर्मल इंजीनियरिंग को सपोर्ट करते हैं, पूरी थर्मल इंजीनियरिंग को बेस बनाते हैं। और इसके बेस पे आप अपने जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं, या फिर आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं फ्यूचर में, उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है। इवन गेट में भी इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा आती है, पूरी थर्मल इंजीनियरिंग की परसेंटेज भी काफी रहती है। और पूरा बेस जो है, चाहे आपका आरएसी का हो, चाहे आपका एचएमटी का हो, चाहे एटीडी का हो, या एचवीएसी का हो, या और भी जो थर्मल इंजीनियरिंग के बेस आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका हो, एनर्जी साइंसेस का हो, वो सारा बेस आपका इस थर्मोडायनेमिक्स पे रहने वाला है। तो आज मैं ये लेक्चर शुरुआत कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को। सिलेबस जनरली हमारे 5 यूनिट के ऊपर ही बेस है हमारे पास में। तो इसमें जो पहली यूनिट हमारे पास में रहने वाली है, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर रहने वाली है। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास होंगे वो आपने पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे इस नए सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं पहली यूनिट में। साथ साथ में कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी इसी यूनिट में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक हमारे पास में रहने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट जो आपका पूरा बेस है वो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस रहना है, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ हमारे पास है। तो फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस हमारी सेकंड यूनिट रहने वाली है। थर्ड यूनिट जो हमारे पास में होगी वो सेकंड लॉ के ऊपर जाएगी, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है। एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगी, कन्वर्जन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो सब इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसी में हमारे पास में टर्म आएगी जो कि एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी को भी हम आपके थर्ड यूनिट में ही पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है। उसके बाद में फोर्थ जो प्रॉपर्टी हमारे पास में रहने वाली, फोर्थ उसमें हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में अवेलेबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास में रहता है टॉपिक्स, जो कि हमारे थर्मल इंजीनियरिंग में बहुत डीपली नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब कि जो आपका यूनिट 4 है वो थोड़ा सा आपका एक एडवांस लेवल का आपका है, तो ये भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इन थर्मोडायनेमिक्स का एक एप्लीकेशन, देखो मेनली एप्लीकेशन जो हम करेंगे वो एटीडी अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में ही करेंगे, बट उसका इंट्रोडक्शन जो हमारे पास में हो जाएगा वो यूनिट 5 में हमें देखने को मिलेगा। यूनिट 5 में हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम देखने वाले हैं। स्टीम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वन बाय वन सबको हम चेक करेंगे। उसके बाद में एक सिंपल रैनकाइन साइकिल, क्योंकि हमारे पास जो भी आपका थर्मोडायनेमिक्स है, इसके जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट हैं वो किसी ना किसी थर्मल आपके सिस्टम के ऊपर, थर्मल डिवाइस के ऊपर अप्लाई होते हैं। उन थर्मल डिवाइस को जो भी आपकी वर्किंग उसकी होती है, उस वर्किंग को कोई ना कोई साइकिल के ऊपर बेस होती है, तो वो साइकिल समझनी में पड़ेगी। साइकिल हालांकि मैं बताऊंगा पूरी, सब डीपली में स्टडी कराऊंगा आपको इसमें अपने सब्जेक्ट में थर्मोडायनेमिक्स में, बट उसका जो एप्लीकेशन हमारे पास में रहने वाला है तो उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे पास में रैनकाइन साइकिल के रूप में भी हम देखते हैं, जो कि लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक हमारे पास में रहने वाला है। इस सब्जेक्ट के बाद में अब नेक्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा एप्लीकेशन आ जाएगा। पर वो तभी समझ में आएगा आपको, पूरी थर्मल इंजीनियरिंग तभी समझ में आएगी जब आप ये थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से करेंगे। चलिए और आगे डीपली देखते हैं हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है। अगर मैं पहले बात करूं तो फर्स्ट यूनिट में हमारे पास में जो की है फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। डेफिनेशंस की बात करें तो उसमें जो पढ़ने टॉपिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, उसमें सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, सिस्टम क्या होता है, कैसे है, तो वो सब बात हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में कंट्रोल वॉल्यूम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज, यूनिवर्स, ये सब इसी के अंदर आने वाले हैं। सिस्टम की टाइप्स जो हैं वो भी आपके फर्स्ट यूनिट में ही आने वाले हैं। उसके बाद में व्यू पॉइंट, हमारा मतलब अप्रोच क्या है, हम जो स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, उसकी स्टडी का अप्रोच हमारे पास में क्या रहने वाली है, क्या वो मैक्रोस्कोपिक है या माइक्रोस्कोपिक, तो उसके बेसिस पे ये हम स्टडी करेंगे। तो उनका जो डिफरेंस रहने वाला है मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक का, दोनों को हम देखने वाले हैं इसी यूनिट में। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर ही। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्योंकि जो भी आपका प्रोसेस आपका होगा वो किसी ना किसी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे ही बेस आपका होता है। मतलब कि वो प्रोसेस आपका हो रहा है तो प्रोसेस के लिए इंटरमीडिएट या फिर एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट जो भी आपकी स्टेट मिल रही है वो एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आपका होना चाहिए। वो क्या होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हमारे पास में स्टेट आ जाएगी, स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, प्रोसेस, प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ये सब जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है उनको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। यहीं पे फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास में रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी की क्या कंडीशन आपकी होती है, कैसे रिवर्सिबिलिटी अप्लाई होती है किसी प्रोसेस के लिए या फिर साइकिल के लिए,
वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर कोई प्रोसेस हमारे पास में रिवर्सिबल नहीं है तो इरिवर्सिबल होगा, तो इरिवर्सिबल की क्या क्या कंडीशन रहने वाली है, केसेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, ये भी हमारे पास में टॉपिक आ जाएगा। साथ में क्वेसी स्टैटिक एंड नॉन क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस कौन से होते हैं उनका डिस्कस हम करने वाले हैं। एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, यहाँ से फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा एनर्जी का, क्योंकि जो बेसिक जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है वो सिंपली एनर्जी का इंटरेक्शन ही तो है, क्योंकि एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो उसके सिस्टम से ट्रांसफर कितनी हो रही है, उससे फिर क्या क्या फर्क पड़ा है, कहाँ पे, दोनों सिस्टम पे, एक सिस्टम जो आपका रिलीज कर रहा है, एक सिस्टम जो आपका रिसीव कर रहा है, दोनों के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या क्या इफेक्ट होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले। तो एनर्जी का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट मिनट में ही हो जाएगा, कितनी तरह की आपकी एनर्जी है तो वो आ जाएगा। ऐसी वर्क और हीट, जो कि आपके एनर्जी की टाइप आपके होते हैं वर्क और हीट, उनके बारे में स्टडी करेंगे, दोनों के बारे में अलग अलग समझेंगे। फिर कन्वर्जन क्या लेना है हमें, उसको हम देखेंगे। कन्वर्जन के साथ साथ में उनके कन्वेंशन जो हमें लेने हैं, मतलब कि साइन को आपको रखना है, पॉजिटिव किसको कहेंगे, नेगेटिव किसको कहेंगे, पॉजिटिव वर्क है नेगेटिव वर्क है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव हीट है नेगेटिव हीट है क्या फर्क पड़ेगा, क्या मीनिंग होगा, वो सब इसमें पढ़ने वाले। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर हो जाएगा हमारे पास में गैस लो। तो गैस में जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा वही फिर यहाँ पे रिपीट करेंगे, बट थोड़ा ब्रॉड वे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में समझेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। फिर हमारे पास में कोरेस्पोंडिंग स्टेट्स जो है उसके ऊपर जो लॉ हमारे अप्लाई होते हैं, जैसे बायल्स का लॉ, चार्ल्स का लॉ, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले। उसके बाद में प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर गैसेस का हमारे पास में मिक्सचर है तो उसके ऊपर हमारे कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंजेस होगी, वो सब हम उसके ऊपर जो लॉ अप्लाई होंगे वो सब को हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। ये भी हमारे पास में। फिर इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और शाफ्ट वर्क क्या होते हैं, ये सब आपके अदर वर्क में आते हैं, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपका इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन बहुत ही आपका सॉलिड रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे एक बार अगर आपको समझ में आ गए, फिर आगे पूरी थर्मल इंजीनियरिंग में आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए ये फर्स्ट यूनिट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी में फिर आपका शुरुआत हो जाएगी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। थर्मोडायनामिक्स के जब मेनली आपके अगर जीरोथ लॉ को ऐड कर दे तो 4 लॉ है हमारे पास में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड जीरोथ। तो जीरोथ लॉ का स्टार्टिंग हो जाएगी, जो कि आपका टेम्परेचर बेस है, टेम्परेचर मेजरमेंट जो भी आपकी डिवाइस होती है वो इसी लॉ के ऊपर बेस होती है। यही आपका टेम्परेचर जो है आपका, यही आपका थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस होता है। तो ये भी हमें स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आएगा। फिर इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं टेम्परेचर को, डिफरेंट थर्मोमीटर में आपको बताऊंगा, थर्मोमीटर के कौन कौन से स्केल होते हैं, टेम्परेचर स्केल कौन कौन से होते हैं, उन सबको बताऊंगा, उन सब में क्या रिलेशन है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट में। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट मैंने आपको बताया था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर हमारा फर्स्ट यूनिट है, जो कि और सेकंड यूनिट है जो कि आपका फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस है। तो थर्मोडायनामिक्स जो फर्स्ट लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही है। तो बेसिकली वही हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्लोज सिस्टम की। पीछे मैं बताऊंगा कि सिस्टम क्या होते हैं, फर्स्ट में हम डिस्कस कर लेंगे सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसी के ऊपर अगर हम क्लोज सिस्टम के ऊपर अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे आपके क्लोज सिस्टम के ऊपर। वहां से वर्क और हीट ट्रांसफर देखेंगे, वेरियस डिफरेंट आपके प्रोसेस होते हैं। बेसिकली आपके 5 प्रोसेस होते हैं, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रोपिक। इन सारे प्रोसेस के ऊपर हम क्या करेंगे, वर्क को भी देखेंगे, वर्क कितना होगा डेरिवेशन करके दिखाऊंगा मैं आपको। उसके साथ में हीट का इंटरेक्शन क्या होगा, मतलब कि हीट अगर ट्रांसफर हो रही है उस केस में क्या होगा। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम हीट देते हैं तो ये जरूरी नहीं कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज ही हो, टेम्परेचर आपका डिक्रीज भी हो सकता है अगर आपका डिफरेंट कंडीशन है। तो वो सब में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फर्स्ट यूनिट में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, जो कि आपका सेकंड यूनिट का पार्ट रहेगा, उसी में मैं आपको बताऊंगा इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है। फिर डेरिवेशन करेंगे जनरल एनर्जी इक्वेशन फॉर ए कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम के लिए एक जनरल डेरिवेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड यूनिट में। फिर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आ जाएगी, जो कि आपका ओपन सिस्टम के ऊपर अप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्लोज सिस्टम के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर बाद में हम ओपन सिस्टम के ऊपर अप्लाई करेंगे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बॉयलर के ऊपर देखेंगे, नोजल, कंडेंसर, टरबाइन, थ्रॉटलिंग डिवाइसेस, पंप्स, इन सब के ऊपर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जो आपका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ओपन सिस्टम के ऊपर, ये सभी आपके ओपन सिस्टम में आ जाएंगे। नोजल, कंडेंसर, टरबाइन, इनमें क्या होगा, आपका फ्लो हो रहा होगा, आपका मास आ रहा होगा, मास एग्जिट कर रहा होगा, तो ये सब आपके ओपन सिस्टम में आते हैं। इनके ऊपर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो कि आपका बेसिकली फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ही है, उसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा और इनको ब्रॉडली हम पढ़ने वाले हैं। बाकी जो और ज्यादा डीपली पढ़ना है हमें इन्हीं टॉपिक को, वो हम आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, अब एटीडी में पढ़ते हैं। तो हम अभी इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बेस पे भी रहेगा, और क्वेश्चन इससे 100% आता है। मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका 100% आता है, या तो कोई नोजल का एग्जांपल लेके, कंडेंसर का, टरबाइन का, मतलब कि आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन
स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से एक आपका न्यूमेरिकल जरूर आता ही आता है, तो ये भी मैं आपको अच्छे से करा के दिखाऊंगा। उसके बाद में अनस्टडी कंडीशन में भी देखेंगे कि ऊपर जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो बेसिकली स्टडी कंडीशन के लिए हम अप्लाई करके देखेंगे। अगर हमारा अनस्टडी कंडीशन होगा, अनस्टडी का मतलब प्रॉपर्टीज चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस केस में भी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। अगर आपका अनस्टडी कंडीशन होगी मतलब कि प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होगी, फ्लो रेट चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस केस में हमारे पास में क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं, प्रोसेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। लिमिटेशंस देखेंगे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स की क्या क्या लिमिटेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बेस पे आपका और क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो पीएमएम फर्स्ट, जो कि आपका परपेचुअल मोशन मशीन आपकी होती है, एक आपका हाइपोथेटिकल मशीन्स होती हैं जो आप इमेजिन कर सकते हो, रियल में इनको बनाना नामुमकिन है, इनके ऊपर हम स्टडी करते हैं। तो ये बेसिकली आपकी 3 तरह की होती है, पीएमएम फर्स्ट, पीएमएम सेकंड, पीएमएम थर्ड, इनके बारे में बात करेंगे। तो पीएमएम फर्स्ट जो आपका आ जाएगा ये आपकी सेकंड यूनिट के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्ड यूनिट में। तो थर्ड यूनिट आपका थोड़ा और एडवांस आपका आ जाएगा। पहला जो लॉ था वो एनर्जी कंजर्वेशन का था, सेकंड लॉ बता रहा है कन्वर्जन को, मतलब कि हीट को अगर आपको वर्क में कन्वर्ट करना है या फिर जहां पर भी एनर्जी का कन्वर्जन आपका होगा, तो कन्वर्जन के समय पे क्या कंडीशन, क्या लिमिटेशंस आपकी होती हैं हाई ग्रेड लो ग्रेड एनर्जी के बेस पे, वो सब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं समझाऊंगा। तो शुरुआत इसमें ऐसी हो जाएगी कि आपका थर्मल रिजर्वायर के बारे में बताऊंगा कि ऐसा रिजर्वायर जहां से आप हीट ले सकते हैं या फिर जिसको आप हीट दे सकते हैं, दीज आर कॉल्ड थर्मल रिजर्वायर्स। एनर्जी कन्वर्जन कैसे होगा जो मैं भी बता रहा था, वो उसके ऊपर बेस इस तरह रहने वाला, हाई ग्रेड लो ग्रेड के रूप में मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा ये। फिर हीट इंजन को समझेंगे, हीट इंजन के बेस पे भी आपका एक 100% न्यूमेरिकल आपका आता है। हीट इंजन के बेस पे एफिशिएंसी आपको निकालना मैं बताऊंगा, कार्नोट इंजन इसी के अंदर आपका आ जाएगा, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एफिशिएंसी की बात होगी, एफिशिएंसी का फार्मूला, फिर एफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड आउट करना पार्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए, वो सब इसमें देखने वाले हैं। फिर रिवर्स हीट इंजन, जो कि आपके वर्क कंज्यूमिंग आपके होते हैं, जो भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हो, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, वहां पे वर्क हमें देना पड़ता है और हीट का चेंजेस वहां पे देखने को मिलता है, तो वो सब आपके रिवर्स हीट इंजन कहे जाते हैं, जहां पे आपको वर्क नहीं मिलता, वर्क देना पड़ता है, मतलब कि एज ए डिवाइस वर्क एब्जॉर्ब करती है, वर्क हमें देना पड़ेगा उस डिवाइस को, और वहां पे एनर्जी इंटरेक्शन आपका होगा, मतलब हीट में ट्रांसफर की कुछ कंडीशंस होंगी, वो हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी, वो हम यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। साथ साथ में हीट पंप भी उसी का एक पार्ट आपका आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर उसी का पार्ट आ जाएगा, तो वहां पे हमारे पास में टर्म आएगी, जैसे कि हीट इंजन में एफिशिएंसी है, उसी तरह से आपका सीओपी आ जाएगी, जो कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है आपके रेफ्रिजरेटर के लिए या फिर हीट पंप के लिए, या फिर कोई भी डिवाइस जो कि एनर्जी आपके वर्क के फॉर्म में कंज्यूम कर रही है, उन सब केस लिए आप ये सीओपी यूज करते हैं। सेकंड लॉ के ऊपर जो आपका सेकंड लॉ है वो बेसिकली आपके 2 स्टेटमेंट के ऊपर काम करता है, वो आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लोजर स्टेटमेंट है, तो इनके बारे में भी हम समझेंगे, इनका डेरिवेशन भी करके दिखाऊंगा मैं, इनके बेस पे फिर दोनों को इक्वल करके भी दिखाऊंगा कि ये दोनों बातें अलग अलग कही गई हैं, स्टेटमेंट अलग अलग हैं, बट है इक्वलेंसी, मतलब कि आपका एक डेरिवेशन या एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इसका आता है इक्वलेंसी ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लोजर स्टेटमेंट, तो वो भी मैं दोनों तरह से आपको करके दिखाऊंगा, केल्विन प्लैंक को क्लोजर के बराबर दिखाऊंगा, क्लोजर को केल्विन प्लैंक के ऊपर बताऊंगा, वो सब मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। सेकंड लॉ पे बेस है। उसके बाद इक्विवेलेंसी जो मैं भी बता रहा था वो आपका आ जाएगा। उसके बाद में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, उनको क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, जहां पे भी इरिवर्सिबल होगा वहां पे एंट्रोपी जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमारा एंट्रोपी वाला चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास में कार्नोट साइकिल जो मैं ऊपर बताया था कि जो आपकी आइडल इंजन होते हैं, आइडल इंजन जो हमारे पास है वो आपके कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस होते हैं। कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि केवल टेम्परेचर लिमिट के ऊपर, मतलब इनकी जो एफिशिएंसी है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर लिमिट के ऊपर ही इनकी एफिशिएंसी डिफाइन हो जाती है, वो भी मैक्सिमम आपकी होती है, मतलब रियल कंडीशन में अगर आप इंजन यूज कर रहे हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो टेम्परेचर की है, मान लीजिए आपका 300 केल्विन लोअर है और आपका 600 केल्विन आपका अपर है, तो इन दोनों के बीच में अगर आपने कोई इंजन लगाया है तो वो मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी दे सकता है वो हमें कार्नोट इंजन बताता है। तो आपका आइडियल जो इंजन है, आइडियल इंजन हमारे पास में कार्नोट है, इसको हम यूज करते हैं। कार्नोट थ्योरम को मैं आपको बताऊंगा और इस कोरोलरीज को बाद में मैं डिस्कस करूंगा, तो इसकी जो भी कोरोलरीज हैं उसको को भी मैं आपको समझाऊंगा, वो भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। उसके साथ साथ में थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल भी आपको बताऊंगा यहाँ पे, और पीएमएम सेकंड यहाँ पे आपकी आ जाएगी, तो पीएमएम सेकंड परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक टर्म आएगी एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपकी रहे। जितनी भी आपके एक्चुअल प्रोसेस होते हैं, जो भी आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, वो सब एंट्रोपी जनरेट करते हैं। तो एंट्रोपी कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, कैसे एंट्रोपी जनरेट होती है, वो सब मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ।
तो कोई सी भी प्रोसेस अगर आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उस केस में एंट्रोपी कैसे आप निकाल सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो शुरुआत जो होगी इसकी प्रोसेस इनइक्वालिटी के हिसाब से होगी, जो कि आपका हीट डिवाइडेड बाय आपका टेम्परेचर का एक रेशियो है जो कि आपका कम रहना चाहिए, 0 या इक्वल रहना चाहिए 0 के। तो उस टर्म से मैं यूज करूंगा, तो एंट्रोपी का ये क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी कही जाती है, इसको मैं यूज करूंगा। फिर उसी से मैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी निकाल के दिखाऊंगा। एंट्रोपी एक ऐसी प्रॉपर्टी निकाल के दिखाऊंगा जो कि आपकी चेंज हो रही होगी, वो आपके ऊपर पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, एंड स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसलिए आपकी प्रॉपर्टी आपकी होती है एंट्रोपी चेंज ऑफ प्योर सब्सटेंस को मैं डिस्कस करने वाला रहूंगा इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो जो भी आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है उन सब के लिए मैं एंट्रोपी जनरेशन या एंट्रोपी जो चेंज आपका आएगा वो सब के लिए मैं फॉर्मूला डेल्टा एस का फॉर्मूला में निकाल के दिखाऊंगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट आ जाएगा टीडीएस इक्वेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट यूनिट है जो कि आपकी 4th यूनिट है उसमें थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं। तो थर्मोडायनेमिक रिलेशन समझने के लिए आपको ये टीडीएस इक्वेशन समझनी होगी, जो कि आपकी दोनों इक्वेशन जो कि आपका फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों का कंबाइन करने के बाद आपको मिलती हैं, तो उसको मैं यूज करना है। तो टीडीएस इक्वेशन वहां से मेरे पास में आ जाएंगी जो कि टेम्परेचर और एंट्रोपी चेंज को शो करता है। जहाँ पे टी का मतलब टेम्परेचर, डेल्टा एस का मतलब, डी एस का मतलब आपका एंट्रोपी चेंज। तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा उससे नई इक्वेशन हमारे पास में निकल के आएंगे, उनको मैं यूज करके दिखाऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। पीएच डायग्राम बना के, बहुत इंपॉर्टेंट आपका कोई सी भी प्रॉपर्टी समझने के लिए, अभी कोई भी आपके डिवाइस के ऊपर साइकिल जब आप बनाओगे तो कोई ना कोई ग्राफ पे तो बनाएंगे। तो ग्राफ जो मैं बनाने वाला हूँ, ग्राफ जो मैं बनाऊंगा वो कोई ना कोई ग्राफ के ऊपर बनेगा। वो ग्राफ जो होगा जनरली आपके प्रॉपर्टी टेम्परेचर और एंट्रोपी अगर मैं लेता हूँ तो बहुत बेसिक आपका है, बहुत पॉपुलर आपका रहता है डायग्राम। तो पीएच डायग्राम के ऊपर ये मैं करके दिखाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ, तो यहीं पे थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ भी आपका आ जाएगा। तो थर्ड लॉ के ऊपर भी मैं आपकी बात करूँ। यहीं आपका पीएमएम थर्ड भी आपका आ जाएगा, पीएमएम थर्ड भी यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके थर्ड यूनिट में। नेक्स्ट हम देखते हैं 4th यूनिट। तो 4th यूनिट में हमारे पास में अवेलेबिलिटी है। जैसे कि भी हम बात कर रहे थे कि आपका जो कार्नोट इंजन है, तो कार्नोट आइडियल कंडीशन में है, पर रियल कंडीशन में अगर देखते हैं तो रियल कंडीशन में कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। मतलब कि आप ऐसे समझिए रियल कंडीशन में जितना वर्क आपको मिलना चाहिए था आइडियल कंडीशन में, रियल में उतना आपको नहीं मिल पा रहा है। तो जहां पे लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी आपकी हो रही है, जहां पे एंट्रोपी जनरेट हो रही है, रिवर्सिबिलिटी हो रही है, तो वहां पे जो अवेलेबल आपकी एनर्जी है तो दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। तो वहां पे मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी की टर्म में आपको ये चीज समझाऊंगा। यहाँ पे अवेलेबिलिटी आ जाएगी और अनअवेलेबल एनर्जी, ये दोनों एनर्जी को मैं समझाऊंगा। उसके साथ में अवेलेबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी ये भी टर्म हम देखेंगे। इसी में आपका अवेलेबिलिटी फंक्शन भी आपका आ जाएगा एक डेफिनेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और सेकंड लॉ एफिशिएंसी क्या होती है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब कि आप कंपैरिजन करेंगे आपके रियल इंजन का किससे करेंगे, आइडियल इंजन से, जो कि आपका कार्नोट है। तो कार्नोट के रेस्पेक्ट में आपको कितनी मिली, यानी 95% अगर आपकी सेकंड लॉ एफिशिएंसी, इसका मतलब आप 100% के करीब हैं। 100% का मतलब ये नहीं कि एफिशिएंसी 100%, आप कार्नोट के जो कि आपका 100% है उसके कितने करीब है। तो अगर कार्नोट की जितने करीब होंगे उतनी परसेंट आपकी रहेगी। अगर आपका 100% शो कर रहा है सेकंड लॉ एफिशिएंसी, इसका मतलब कार्नोट के बराबर ही आपका है। पर कार्नोट की भी 100% एफिशिएंसी नहीं होती है, उसकी भी आपकी कम होती है। उसके कितना करीब है वो हमें यहाँ से पता लगता है सेकंड लॉ एफिशिएंसी के। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहने वाली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और साथ साथ में बहुत आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की कुछ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपके मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। वहां से हेल्महोल्ट्ज और गिब्स फंक्शन इसके मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि गिब्स एनर्जी के ऊपर बेस है, तो ये भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। फिर मैक्सवेल रिलेशंस जो कि आपके डिफरेंशियल या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल के ऊपर बेस आपका रिलेशन होता है, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, वो भी मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। उसके बेस पे फिर आपको इक्वेशन लगानी है, मतलब कि हमारे इंपॉर्टेंट जो आपके प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम है, उनके बेसिस पे एंट्रोपी है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम आपस में रिलेशन बनाएंगे। तो उनके आपस के रिलेशन के हिसाब से हमारे पास में मैक्सवेल रिलेशंस हमारे पास में मिलते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कैल्कुलन इक्वेशन आती है जिसका डेरिवेशन आपका 100% आता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कुछ मैंने टॉपिक्स में 100% आपको बोल रहा हूँ। 100% का मतलब ये हर साल रिपीट आपके होते हैं, तो इनको तो हम अच्छे से अच्छे करेंगे ही करेंगे। तो ये हमारे पास में कैल्कुलन इक्वेशन है। उसके साथ साथ में 2 नंबर में क्वेश्चन आपका आ जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट और इन्वर्जन कर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहने वाली है मेरे पास में, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये 5 यहाँ पे आप डेफिनेशन देख रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में लिखी हुई है। इन 5 में से आपको कोई सी 2 या 1 तो आपको मिलती है। तो कुछ क्वेश्चन जो देखो, अगर आप सिलेबस के हिसाब से देखें तो यूनिट 4 हमारी छोटी सी है,
यूनिट 4 में जितने भी आपके टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, हर एक आपका 7 नंबर का क्वेश्चन रख सकता है, मतलब कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इससे आ सकता है, साथ साथ में शॉर्ट आंसर टाइप आएगा ही आएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास में ये यूनिट 4 हमारी रहती है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम मेहनत से ज्यादा फल अगर हमें लेना है तो ये आपका यूनिट 4 है। पर यूनिट 4 थोड़ी सी टिपिकल है समझने के लिए, बट मैं आपको बहुत आसानी तरीके से इसको समझाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं लास्ट यूनिट की। लास्ट यूनिट में मैंने बता रहा था कि इसमें एप्लीकेशन को देखने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले जो बेसिक डेफिनेशन थी, कॉन्सेप्ट है, वो समझ लिया। उसके बाद में फर्स्ट लॉ समझ लिया, फिर सेकंड लॉ समझ लिया, उसके बाद में फिर हमने एंट्रोपी समझ ली, फिर थर्ड लॉ समझ लिया। फिर आपस में जितना भी डीपली रिलेशन आपका हो सकता था इन प्रॉपर्टीज के बीच में, वो हमने यूनिट 4 में पढ़ लिया। यूनिट 5 में जो है एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन सबसे ऊपर अप्लाई हम करते हैं बॉयलर के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखें तो यूनिट फर्स्ट में जो हमने लिखा था, यूनिट सेकंड में वहां पे बॉयलर इसके ऊपर अप्लाई था। तो बॉयलर के ऊपर अप्लाई करने के लिए वो रेनकाइन साइकिल के ऊपर काम करता है। तो रेनकाइन समझने के लिए हमें पहले स्टीम को समझना होगा। स्टीम जो कि आपकी वाटर की वेपर आपकी होती है, वाटर की गैसेस फॉर्म अगर होती है, पानी जब उबलता है तो वहां पे जो गैसेस फॉर्म आपकी बनती है, दैट इज कॉल्ड स्टीम। तो स्टीम की क्या क्या प्रॉपर्टी रहने वाली है वो सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन देंगे। प्योर सब्सटेंस किससे हम कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हम स्टीम को एज ए प्योर सब्सटेंस कंसीडर कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। उसी में ट्रिपल पॉइंट आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, सैचुरेशन स्टेट्स आ जाएंगी हमारे पास में, सब कूल्ड सुपर हीटेड रीजन आ जाएंगे, वेपर कंडीशन हमारे पास मिल जाएंगे। फेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा वाटर का, मतलब जब आपका फेस चेंज होगा वेट रीजन के थ्रू आपका होगा, वहां पे लेटेंट हीट आपकी दी जाएगी। अगर आपको चेंज करना है लिक्विड से स्टीम में या फिर स्टीम से वापस लिक्विड में करना है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए आपको हीट को रिलीज करना होगा। वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे पूरी स्टीम के प्रोसेस को, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। उसके लिए डिफरेंट ग्राफ में यहाँ पे देखना हो। देखो पीछे मैंने आपको बताया टीएस डायग्राम, तो टीएस डायग्राम, पीएस डायग्राम बेसिक डायग्राम है। इसके अलावा आप और भी डायग्राम यूज करते हैं, पीटी डायग्राम जैसे कि आ गया हमारे पास में। स्टडी कराने के लिए आपको इसकी स्टीम की स्टडी कराने के लिए मैं आपको ग्राफ बना के दूंगा। तो एक जनरलाइज ग्राफ में आपको बताऊंगा जो कि आपके केवल स्टीम के लिए एक जनरलाइज आपके किसी मटेरियल के लिए हो सकता है। उस पूरे को मैं डिस्कस आपके साथ करने वाला रहूंगा। उसमें सभी में आपको ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में लिख के दिखाऊंगा कहीं कैसे शो होंगे, कैसे बनेंगे, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद पीटी डायग्राम, पीवी पीएच डायग्राम जो कि आपका एंथैल्पी आ जाएगा, एच का मतलब आपका एंथैल्पी, पी का मतलब प्रेशर, पीएच डायग्राम बेसिक है, एचएस आपका मोलर चार्ट होता है। तो मोलर चार्ट या फिर मोलर डायग्राम जो आपका होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहता है, जिसमें आपका एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम कहते हैं। तो एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम भी यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद में इन डायग्राम्स को कैसे यूज करना है उसको मैं आपको बताऊंगा। साथ में स्टीम टेबल क्या होती है, मोलर चार्ट क्या होता है, ये जो कि आपका एचएस डायग्राम ही तो है। तो इन सबको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, वो वैल्यू कैसे आपका फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ लास्ट मिनट में। लास्ट में ये चीज है। उसके साथ साथ में ड्राइनेस फ्रैक्शन या ड्राइनेस फैक्टर आपके पास आ जाएगी टर्म, जो कि वेट रीजन में अप्लाई होता है जब आपका फेस ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, वहां पे कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, और ड्राइनेस फ्रैक्शन की वजह से आप प्रॉपर्टीज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है लास्ट मिनट में, कि आपका जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो उस प्रॉपर्टी को आपको फाइंड आउट करना है। मतलब कि आपको एंथैल्पी फाइंड आउट करना है, एंट्रोपी फाइंड आउट करना है, और कहाँ पे, किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे। मान लीजिए प्रेशर मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो किस टेम्परेचर पे, क्या अभी वो फेस चेंज होने से पहले है मतलब लिक्विड फॉर्म में, क्या वो फेस चेंज होने के बाद है मतलब स्टीम कंडीशन में, या फिर इन बिटवीन है जहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन डिफाइन करूंगा। तो ये सब मैं डिस्कस करने वाला रहूंगा आपके लास्ट यूनिट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेजरमेंट कैसे करेंगे वो सब मैं यहाँ पे जो मैं बता रहा था उसके, और उसके बेसिस पे जो आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपकी होंगी वो कैसे आप निकाल सकते हैं, वो भी है। प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्टीम इन क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम, तो ये भी हम डिस्कस करने वाले रहेंगे लास्ट में। इसके बाद में फिर एक सिंपल रैनकाइन साइकिल के बेस आपका क्वेश्चन भी आ जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। तो रैनकाइन साइकिल हमें पढ़नी है। रैनकाइन साइकिल के ऊपर आपका डेरिवेशन या फिर आपका डिस्क्रिप्शन या फिर आपका न्यूमेरिकल, तीन चीजें मैंने आपको बताई, डेरिवेशन या न्यूमेरिकल या फिर आपका डिस्क्रिप्शन। तो इन तीनों में से एक चीज आपकी रैनकाइन साइकिल बेस पे आती है 100% आती है। तो यहीं पर अगर आप देखें तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो मैंने 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो कि 100% आपके आते हैं। तो आप बस फोकस कीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, और इस एक नए सब्जेक्ट को एक नई तरह से हमें पढ़ना है। तो नया सेमेस्टर है हमारे पास में, 3rd सेमेस्टर है मैकेनिकल ब्रांच में। तो नया सब्जेक्ट जो हमारे पास में है जो कि आपका BME 301 जो कि आपका थर्मोडायनेमिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रहेंगे क्योंकि पूरा बेस है आपका। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहां पे हम 1 बाय 1 फर्स्ट यूनिट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट यूनिट का ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो एक भी क्लास मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और जो भी आपके फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं उन सबको आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।